हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अनुज सिंह तोमर। की हाल है? सब मौजबार है सर जी। एएस वार्म अप बैच चल रहा था और आज है हमारा डे 2। बोले तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरे साथ आप एएस में रिवाइज करने वाले हो। ये बैच मैं हर क्लास में आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये बैच किन बच्चों के लिए? ये बैच उन बच्चों के लिए जिन्होंने फाउंडेशन के एग्जाम दे दिए और रिजल्ट का कर रहे हैं इंतजार, या जो बच्चे एक्चुअल में इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका अटैम है मई 2025 या सितंबर 2025। तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मैं आपके लिए 10 डेज, बोले तो 10 एएस लेके हाजिर हूं। इन एएस में हम प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं विद चार्ट। और मेरे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर जी ये चार्ट हमें जो आप क्लास में यूज कर रहे हो ये हमें कैसे मिलेंगे? तो सर जी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक, वहां पे जाओ और आप डाउनलोड कर लो ये सारे के सारे चार्ट्स। क्लियर है? और साथ में सर जी चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि अगला ही पार्ट हम लेके आएंगे जीएसटी के ऊपर। तो अभी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर करेंगे जीएसटी, और 1 मार्च से सर जी 1 मार्च से हमारा लाइव बैच शुरू करेंगे सीए इंटरमीडिएट जीएसटी और अकाउंट्स का। क्लियर है? तो पहले अभी शुरू करते हैं आज का ये। सर आज का एएस कौन सा है? आज का एएस हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 विच इज नेम इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बहुत ही प्यारा एएस है और बहुत अच्छा एएस है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इस एएस की सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा और कमेंट कर देना अगर आपको इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, तो फिर मैं अलग से क्वेश्चंस की वीडियो डाल दूंगा। बाकी करते हैं शुरू जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे बच्चों शुरू करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब होले होले आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से मेरी बात सुनना। प्यारा सा एएस है। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई थी एएस 1 से, जो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। नाउ अब हमारे पास आ रहा है एएस 2। यहां से शुरू हो रही है हमारी अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल पार्ट। क्लियर है? दैट मींस ये एएस 2 से जितने भी हम आगे एएस पढ़ने वाले हैं, ऑलमोस्ट एएस हमारे होंगे प्रैक्टिकल। क्लियर है? तो इस एएस के अंदर मैं आपके साथ सारी प्रैक्टिकल बातें करूंगा, और बड़े ध्यान सुनना, क्योंकि आपको यहां पे कई सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी अगर आप फाउंडेशन में आ रहे हो सीधा इंटर में। क्लियर है? और जो इंटर वाले बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो जानते हैं कि इस एएस को हम बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन नजर आ ही जाता है। क्लियर? तो बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं, और हमारी हमेशा शुरुआत कहां से होगी सर जी? एप्लीकेबिलिटी से, कि ये एएस एप्लीकेबल है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज, चाहे वो वेदर कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है, विदाउट एनी एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन। अगर मेरे साथ आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान सुनना सर जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट एंटिटीज और कुछ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। ये एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, और नॉन कॉर्पोरेट मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी वगैरह, बाकी सारी। क्लियर है? एएस कॉर्पोरेट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एसएमई नॉन स्मॉल मीडियम कंपनीज और नॉन एसएमसी। क्लियर है? अब कुछ एएस में रिलैक्सेशन है कि हाँ स्मॉल मीडियम कंपनीज को फॉलो नहीं करना है। ऐसे ही नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो कुछ एएस को, कुछ एंटिटीज को फॉलो नहीं करना, बट अभी मुझे वो बातें नहीं करनी है। मैं पढ़ा रहा हूं एएस 2, और एएस 2 हर एक पे एप्लीकेबल है विदाउट एनी एग्जेम्पशन, विदाउट एनी रिलैक्सेशन। मतलब अगर आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, चाहे आप कॉर्पोरेट हो चाहे आप नॉन कॉर्पोरेट हो, आपको ये एएस, मेरे लाल मेरे पीले, हाँ जी, ये एएस फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कहीं कोई छूट नहीं है कि आपको ये वाला पैरा नहीं लगाना। आपको पूरी तरीके से पूरा का पूरा फुल डिट्टो एएस अपनी कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ सर एएस 2 का अगर नाम से जाऊं तो यहां पे 2 वर्ड है, एक है इन्वेंट्री और एक है वैल्यूएशन। नाउ पॉइंट इज, पहले बात करेंगे इन्वेंट्री क्या होती है, और फिर बात करेंगे इसकी वैल्यूएशन कैसे निकाली जाएगी। इन्वेंट्री का मतलब एएस 2 के हिसाब से आप बचपन में पढ़ते थे, अभी बचपन छोड़ो, मुद्दे पे आओ। 4 चीजें हैं मेरी। कितनी चीजें बेटा? 4। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, इन्वेंट्री मतलब वो सारी एसेट, मेरे बच्चे बिजनेस की वो सारी एसेट जिन्हें मैंने रखा है बेचने के लिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि भैया मेरा बिजनेस ही यही है इसको बेचने का। मैं पेन बनाता हूं, मैं ये पेन बनाता हूं और यही मेरा बिजनेस है, इसे बनाता हूं क्यों? क्योंकि बेचना है। तो ये मेरे लिए रखा है बेचने के लिए, तो दिस इज माय फिनिश गुड। ये मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बनता है। दूसरा, मैंने सर रखा हुआ है कि मैं इसे फिनिश गुड बनाने में कंज्यूम कर लूंगा। मतलब इस पेन में एक सेंसर पड़ता है, इस पेन में क्या पड़ता है? एक सेंसर। उस सेंसर को नहीं बेचता, उस सेंसर को मैं अपने फिनिश गुड में यूज करके बेचता हूं। तो वो सामान जिसे मैंने अपने फिनिश गुड में यूज करने के लिए रखा है, विच इज रॉ मटेरियल, जिसे आप लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हो? रॉ मटेरियल। और तीसरा देखो, एक कच्चा माल और एक पक्का माल। कच्चा माल क्या हो गया? रॉ मटेरियल। पक्का माल क्या हो गया? फिनिश गुड। और उसके बीच में अटका है डब्ल्यूआईपी, मतलब सर जिसमें काम हो चुका, जो रॉ मटेरियल नहीं है, जिसमें हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया बट अभी रेडी होना बाकी है, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मान लो मैं कह रहा हूं सर जी मेरी कंपनी साइकिल बनाती है, मेरी कंपनी बाइक बनाती है, मेरी कंपनी कार बनाती है,
क्लियर है? तो मैं टायर बनाता नहीं हूं, मैं टायर खरीदता हूं, तो टायर इज माय रॉ मटेरियल। चलो एमआरएफ के टायर खरीदता हूं, तो मैं मारुति हूं, तो एमआरएफ के टायर खरीदता हूं, तो टायर्स इज माय रॉ मटेरियल। ठीक है, अभी गाड़ी के टायर लग चुके हैं, गाड़ी की डिजाइन हो चुकी है, बस अभी फिटिंग होनी बाकी है, अभी इलेक्ट्रिसिटी काम होना बाकी है, अभी पेंट वेंट डेंट पेंट होना बाकी है, तो दिस इज डब्ल्यूआईपी कि हाँ थोड़ा काम हो गया, थोड़ा भी बाकी है। और बिल्कुल कार रेडी शोरूम में खड़ी है, बस बेचने के लिए कस्टमर ढूंढ रही है, तो सर जी फिनिश गुड। तो तीन तरीके का सामान तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड। पर चौथा यहां पर एक और चीज है, स्टोर एंड स्पेयर। मतलब जो सामान आपने अपने फिनिश, इधर ध्यान रखना, स्टोर एंड स्पेयर दो तरीके के होते हैं, स्पेयर पार्ट बोल दो या स्टोर मटेरियल बोल दो, कि जो आपने एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। अब वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मशीन के स्पेयर पार्ट, आपकी कंपनी में जिस सामान को बनाने के लिए मशीनें हैं, उन मशीन के लिए आपने एक एक्स्ट्रा पार्ट रखा हुआ है कि कल को रात के चलते चलते मशीन बंद हो गई तो हम नया सामान कहां से लाएंगे, तो हमारे पास स्टॉक में सामान होना चाहिए। तो क्या वो इन्वेंट्री बनेगी? ना 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 ना। मशीन का स्पेयर पार्ट या मशीन के लिए जो मैंने सामान स्टोर कर रखा है सर जी, वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोले तो फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में डील होगा, उसका इन्वेंट्री नहीं होगा, उसको इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे। तो इन्वेंट्री किसे बोलेंगे? मैं जो कार बनाता हूं, मैं जो कार बेचता हूं, मैं ये पेन बेचता हूं, अब कल को मैंने पता है कि इस पेन में हो सकता है एक आध सेंसर खराब हो जाए, या कस्टमर आए सर्विस कराने के लिए, बाकी सब ठीक है, सेंसर खराब हो गया, निप खराब हो गई, तो मैंने एक्स्ट्रा में निप रखी हुई है कि मेरी इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर कोई स्पेयर पार्ट है, जैसे आप कार खरीदने जाते हो तो कार की कंपनी अपने पास कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रखती है, लाइक कि आपका ये पार्ट टूट गया, आपका ये पार्ट हो गया, तो वो पार्ट अलग से रखा जाता है मेन गाड़ी में लगाने के लिए नहीं, कि कल को कोई गाड़ी वाला आया जो हमसे गाड़ी खरीद के लाया, गाड़ी खरीद के ले गया, उस गाड़ी में अगर उसका कोई पार्ट खराब हो गया तो उस पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे, दीज आर स्पेयर पार्ट, तो वो हमारे लिए इन्वेंट्री का पार्ट माना जाएगा। मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो इन्वेंट्री बोला जाएगा, पर मशीन से रिलेटेड है तो वो मेरा इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। तो कितनी बच्चे हैं? बच्चे जल्दी बताओ। चार चीजें, पहला सर रॉ मटेरियल, दूसरा डब्ल्यूआईपी, तीसरा फिनिश गुड, और चौथा इस फिनिश गुड के लिए जो मैंने स्पेयर में मटेरियल रखा हुआ है एक्स्ट्रा, वो भी हमारा इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएगा। तो चार चीजें मेरी इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आती हैं। पर ध्यान रखना मेरे लाल, इन चार चीजों में भी ये चीजें आ जाती है, बट यस कहता ना ना ना, इनका दरवाजा मेरे पास नहीं, बाकी है इसमें चाहो। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसमें कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मान लो आपकी कंपनी बिल्डिंग बना रही है और बिल्डिंग बनाने के लिए अभी आपके पास ईंटें रखी हुई हैं, या बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी आपका मटेरियल रखा हुआ है, तो क्या वो AS2 में आएगा? नहीं, उसका सर सेपरेट AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ेंगे मेरे लाल मेरे पीले, सब्सक्राइब तो करो तब तो पढ़ेंगे सर, AS7 हम लोग पढ़ेंगे, वहां जाके हम बातें करेंगे। तो सर इसका मतलब सर जी, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी इन्वेंट्री की अकाउंटिंग है वो AS2 में नहीं होगी। AS2 हमारा ना जनरल AS है मेरे लाल, जनरल मतलब जिसका कोई नहीं उसका AS2। तो अगर किसी का कोई है, मान लो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 स्पेसिफिकली है, तो वहां बात करेंगे, AS2 बात नहीं करेगा। कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी सर्विस अधूरी रह गई है, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, मैंने आपको कोर्स लिया, मैंने कहा सर जी सी इंटर की क्लासेस शुरू करेंगे 1 मार्च से, अब पॉइंटर्स आपने पढ़ना शुरू किया, पर क्या आपकी सर्विस एक दिन में खत्म हो जाएगी? आप आओगे 1 मार्च को और क्लास खत्म? नहीं सर, हमारा कोर्स चलेगा 4-5 महीने। क्लियर? अब जब 5 महीने कोर्स चलेगा तो बीच में 31 मार्च भी आएगी, तो आधा कंप्लीट हो गया, आधा बाकी है, दैट मींस डब्ल्यूआईपी, कि हमारी जो कोर्सेज हैं वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो क्या उसकी अकाउंटिंग AS2 के हिसाब से होगी? नहीं सर जी, सर्विस प्रोवाइडर पे, सर्विसेज पे जो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट लगता है वो है AS9, तो इसका मतलब उसकी बात कहां होगी? AS9 में। सिक्योरिटी, आपने शेयर डिवेंचर खरीद रखे हैं ट्रेडिंग पर्पज में, मैं सर मैं शेयर्स खरीद के रखता हूं बेचने के लिए, रेगुलर बेचता हूं, मेरा काम ही यही है, मेरा काम ही यही है, मैं ट्रेडर हूं, मैं शेयर खरीदता हूं, मैं डिवेंचर खरीदता हूं, बॉन्ड खरीदता हूं, किस पर्पज में? ट्रेड में, कि भैया जैसे जैसे प्राइस डेली सेल परचेज करता हूं, तो मैंने हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स रखा हुआ है। पर क्या वो मेरा फिनिश गुड AS2 में डील होगा? नहीं, किसी भी AS में डील नहीं होगा। पहले होता था AS 30, 31, 32 में, पर वो डिलीट है। इंड AS इसकी अकाउंटिंग बताएगा, मतलब AS हमारे पास नहीं है। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, मान लो सर जी मैं नेचुरल रिसोर्सेज में क्या, मैं सपोज मैं खेती कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? खेती कर रहा हूं, और जितनी फसल वगैरह है, जितनी क्रॉप्स हैं, उनको रखा हुआ है, क्योंकि हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स, मैं फसल उगाता हूं और उन फसल को बेचता हूं, तो वो जो फसल है, एनुअल क्रॉप्स हैं, क्या सर वो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे? नहीं सर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे AS नहीं लगता, इंड AS लगता है। और लास्ट स्पेयर पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीन का स्पेयर पार्ट पे AS2 नहीं लगेगा, कौन लगेगा? AS10। तो 5 चीजें मेरे इन्वेंट्री के दायरे से, स्कोप से
बाहर हो गई हैं, भले ही इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर होती हैं, बट AS2 उन्हें कवर नहीं करता। 3 बातें मैंने कर दी, जल्दी जल्दी बोलो क्या सर। AS2 एप्लीकेबल है सारी एंटिटीज पे। AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री का मतलब है 4, WI फिनिश गुड, WIP रॉ मटेरियल और स्टोर एंड स्पेयर रिलेटेड टू द इन्वेंट्री। 5 चीजें मेरे AS2 में नहीं आएंगी। पहला, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्टॉक नहीं आएगा, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का स्टॉक नहीं आएगा, सिक्योरिटी अगर आपने स्टॉक में रखी हुई है नहीं आएंगी, नेचुरल रिसोर्सेज स्टॉक में रखे हुए नहीं आएंगे, स्पेयर पार्ट रखे हुए हैं अपने मशीन के नहीं आएंगे, क्योंकि उनका स्पेसिफिक AS है, स्पेसिफिक इंड AS है, तो उनकी बात होगी। सर हमारा AS2 नहीं बात करेगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं आगे बढ़ता। सर जी अब वैल्यूएशन कैसे करनी है? तो मेरे पास 4 तरीके के स्टॉक है जिन्हें हमने AS के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ फिनिश गुड और WIP इनकी वैल्यूएशन सेम है, और रॉ मटेरियल और स्टोर एंड स्पेयर इनकी वैल्यूएशन सेम है। ठीक है, पहले बात करते हैं फिनिश गुड के बारे में। अगर मैं फिनिश गुड की बात करूं तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सर जी NRV, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो करते हैं। दैट मीन्स क्या कि अगर मेरे पास कोई भी सामान बच गया है जिसे मैं बेच नहीं पाया, या कोई भी सामान ऐसा है जिसके अभी आधा अधूरा काम हुआ है, आगे जाके बेच दूंगा, तो मेरा AS कहता है सर जी उसको बनाने में जितनी लागत लगी है, दैट मीन्स कॉस्ट, दैट मीन्स कॉस्ट लगाने बनाने में, या अगर आपने खरीद के बेचा है, आप ट्रेडर हो, खरीदते हो और बेचते हो, तो खरीदने में जितनी लागत आई है दैट इज कॉस्ट। और NRV बोले तो मार्केट की वैल्यू, एक तरह का भी समझो मार्केट की वैल्यू, कि आपको इसे बेच के फ्यूचर में क्या पैसा आएगा, आप उसे रिकॉर्ड करोगे विच एवर इज लोअर। क्यों? क्योंकि सर जी हम लग रहे हैं प्रूडेंस। हम क्या चल रहे हैं? प्रूडेंस। मतलब हमारी, मान लो हमारे सामान है हमारे पास, मान लो मेरी फैक्ट्री में 5000 यूनिट्स बचे हुए हैं, 5000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बचे हुए हैं। क्लियर है? एक यूनिट को बनाने में उसकी कॉस्ट कितनी है? 1000, एक 100 रुपए कॉस्ट कितनी है? 100। तो 5 लाख की लागत का सामान पड़ा हुआ है। दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब मेरा AS क्या बोलता है? मेरा AS, मेरा लाल, मेरे पीले, मेरे बच्चे, AS कहता है सर जी आप इसकी NRV निकालो। NRV मतलब फ्यूचर में ये कितने का बिक सकता है, कितना हमारी जेब में पैसा आएगा। अभी बात करूंगा NRV पे अलग से, कितना पैसा आएगा। अगर आपके सामने 2 सिचुएशन आएंगी, अगर आप कहते हो NRV आएगी 120, मतलब फ्यूचर बेटा प्रॉफिट 120 में बेचूंगा, मतलब कम में बेचूंगा या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा मतलब प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कह रहा इग्नोर करो, आप उसे लोअर पे वैल्यू करोगे, मतलब कॉस्ट पे। क्लियर है? लेकिन अगर आपने बोला नहीं 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 NRV 70, हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया सर जी, हमारा सामान खरीद ही नहीं रहा कोई। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर में भैया क्या दिख रहा है? ब्राइट या अंधकार? अंधकार, डार्क दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर लॉस नजर आ रहा है। तो AS कहता है भाई साहब लॉस आ रहा है तो आज ही रिकॉर्ड कर लो, मतलब भैया 100 और 70, हायर नहीं, लोअर की तरफ देखो, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे आपको अपना फिनिश गुड या WIP रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो अभी निकालना सीखेंगे, कॉस्ट को अलग से निकालना सीखेंगे, NRV को अलग से निकालना सीखेंगे। पहले जनरल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका। फिनिश गुड का वैल्यूएशन का रूल क्या है सर जी? हमारा कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। रॉ मटेरियल भी साथ में देखना, वैसे रॉ मटेरियल अलग से देखता हूं, पर रॉ मटेरियल में यही दिखाता हूं। रॉ मटेरियल डिपेंड करता है आपके फिनिश गुड पे। कहता है अगर फिनिश गुड जिस रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड में लगेगा, मान लो सेंसर इस पेन में लगेगा, तो ये फिनिश गुड का फ्यूचर कैसा है? मतलब अगर आपका जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड में लग रहा है, और वो फिनिश मतलब सच रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड जो फिनिश गुड में हो रहा है, वो फिनिश गुड जो है, जो ये पेन है, इस पे डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन। मतलब जो सेंसर है उसको मैं किस वैल्यू पे दिखाऊंगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके फिनिश गुड की हालत कैसी है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा जो फिनिश गुड है वो बिक रहा है, वो सोल्ड हो रहा है, मतलब उसकी NRV जो है वो मार्केट कॉस्ट से ज्यादा या इक्वल है, मतलब फ्यूचर में लॉस नहीं है, फ्यूचर में लॉस नहीं है, बोले तो ब्राइट फ्यूचर है। कौन सा फ्यूचर है? ब्राइट फ्यूचर है हमारे फिनिश गुड का। तो कॉमन सी बात है, मैं क्लास में डिस्कशन करता हूं, अच्छा खासा डिस्कशन करता हूं, लॉजिकली समझाता हूं, बट अभी थोड़ा सा फास्ट मोड में चलूंगा। खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मुझे लगता है कि मेरा फिनिश गुड मुझे प्रॉफिट कमा के देगा या एट पार पे ही बिचेगा, तो भाई क्या मैं रॉ मटेरियल को वापस करूंगा? क्या मैं रॉ मटेरियल को भेज दूंगा वापस कि भैया मुझे नहीं चाहिए? नहीं। तो हम रॉ मटेरियल को ऑलवेज वैल्यूड करेंगे एट कॉस्ट, मुझे उसके रिप्लेसमेंट प्राइस या NRV से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा नहीं 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 लोअर, मतलब फिनिश गुड आपका बिक रहा है लोअर, मतलब फ्यूचर में लॉस है, फ्यूचर में लॉस है, डार्क फ्यूचर है आपका, तो बेटा एक बात बताओ, कौन सा बिजनेसमैन होगा जो अपना सामान लगा के फ्यूचर में लॉस में बेचेगा? नहीं, मैं बंद कर दूंगा फिनिश गुड, मैं नहीं बेचूंगा। तो उस केस में जो रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है क्या करूंगा? उसको
सर उसको मैं बेचूंगा नहीं, मेरे से कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए मैं नहीं हूं व्यापार, मैं तो फिनिश गुड बेचता हूं। मेरे से सेंसर खरीदेगा कोई क्या? नहीं। मेरी कंपनी क्यों मशहूर है? पेन के लिए, तो मुझसे सेंसर नहीं खरीदेगा। तो क्या करूं, ये सेंसर पड़े हुए हैं, अगर मैं पेन में लगाता हूं तो पेन लॉस में बिक रहा है, तो मेरे को तो फायदा ही नहीं है। तो मैं इससे बेटर क्या करूंगा, मैं इस सामान को वापस कर दूंगा। दैट मीन्स क्या, कि उसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस, कि भैया जितने की लागत है, या अगर आप वापस कर रहे हो तो जितने की रिप्लेसमेंट प्राइस है, विच एवर इज लोअर पे हम उसे क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। बेटा ये कॉन्सेप्ट लॉजिकली मैं क्लास में समझाता हूं, पूरी एक क्लास लगाता हूं इस पे, बट अभी थोड़ा सा स्पीड में चलाऊंगा क्योंकि हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। क्लियर है? क्या बोला मैंने? अगर आप वैल्यूएशन की बात करो, मेरे बच्चे वैल्यूएशन की बात करो, तो दो स्टॉक है हमारे पास, एक फिनिश गुड और एक हमारे लिए रॉ मटेरियल। डब्ल्यूआईपी उसी के साथ का है, फिनिश रॉ मटेरियल के साथ का स्टोर एंड डिस्प्ले। फिनिश गुड सीधा सीधा कहता है भाई, सिंपल वैल्यूएशन होगी कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर। मतलब अगर फ्यूचर में प्रॉफिट दिख रहा है तो इग्नोर कर दो, लॉस है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी लोअर वैल्यू पे। ठीक है। अब रॉ मटेरियल वो डिपेंड करेगा कि अच्छा फिनिश गुड के बारे में बताओ। अगर आपका फिनिश गुड वैल्यूएशन हुआ है कॉस्ट, मतलब उससे ज्यादा एनआरवी है, तो आप उसे रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे दिखाओगे, मतलब आप वापस नहीं करने वाले, तो रिप्लेसमेंट प्राइस का कोई रोल नहीं आएगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका जो फिनिश गुड है वो फ्यूचर में लॉस देने वाला है, तो आप हो सकता है वापस कर दो, तो आप दोनों को कंसीडर करोगे, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। मतलब अगर आप वापस नहीं कर, मतलब आपका फ्यूचर प्रोडक्ट जो फिनिश गुड है वो अच्छा बिक रहा है या आपका एट पार है, तो आप रिप्लेसमेंट प्राइस को कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन अगर फिनिश गुड डार्क है, फिनिश गुड लॉस में जा रहा है, तो हो सकता है आप रिप्लेस करो, तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर एज पर द लॉजिकली कॉन्सेप्ट बनता है। क्लियर है? नाउ अब मुझे आपको तीन समझाने हैं। क्या क्या बातें समझानी है? कॉस्ट क्या होती है, एनआरवी क्या होती है, और फिर रिप्लेसमेंट प्राइस के ऊपर थोड़ी सी बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनआरवी कैसे निकालते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की एनआरवी निकालने के लिए, एनआरवी मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू, कि सर अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचूं तो मेरी जेब में क्या आएगा। सर मार्केट वैल्यू और एनआरवी दोनों सेम नहीं होती, अलग अलग होती हैं। मार्केट वैल्यू मतलब कितना बिकेगा, और एनआरवी मतलब बेचने के बाद कितना जेब में आएगा। सर बात तो सेम ही है। इस पेन को मैं 100 रुपए का बेच सकता हूं मार्केट में, तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 100, बट मुझे उस पर 10 रुपए का कमीशन देना पड़ेगा बेचने वाले को, सेलिंग कमीशन। तो मेरी जेब में कितना आएगा, 90। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पे निकालू फिनिश गुड का, इसको भूल जाना, ये वाला पार्ट अभी, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट मान के चलो अभी है ही नहीं, तो आपके लिए ये दो पार्ट है, बस ये वाला पार्ट है। तो क्या है, जितने का मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं, दैट मीन्स जैसे मैंने बोला 100 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू, माइनस अगर मुझे लगता है बेचने पे कुछ कमीशन, कुछ ब्रोकरेज, कुछ देना पड़ेगा, पैकिंग वैकिंग एक्स्ट्रा, तो भैया उस खर्चों को माइनस कर दो। तो 100 रुपए का बेचूंगा, 10 रुपए का कमीशन, तो नेट जेब में फिनिश गुड कितना आने वाला है, 90। क्लियर है? बात खत्म। लेकिन अगर डब्ल्यूआईपी है तो आपको एक चीज और करनी पड़ेगी इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी। देखो ना, सिंपल सी बात है। डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या है? मान लो ये पेन 100 रुपए का बिकता है। अगेन क्लास में मैंने लॉजिक बात करी है, बट अभी थोड़ा सा स्पीड से मैं कह रहा हूं, ये पेन मान लो 100 रुपए का, थोड़ा सा लॉजिक समझना, मजा आएगा आपको। 100 रुपए का बिकता है, मैंने कहा सर जी इस पेन को बेचने में 10 रुपए का कमीशन जाता है, तो जेब में आता है 90। क्लियर है? बट अगर ये पूरा फिनिश है तो 90 आता है। अब मैं कह रहा हूं अभी ये पेन पूरा नहीं है, इस पेन में ना कुछ कमी है, अभी इस पेन में प्रिंट विंट करना, लिखना है, अभी इस पेन में कुछ कनेक्शन, लाइट वाइट का कनेक्शन करना, बैटरी वैटरी लगानी है, दैट मीन्स डब्ल्यूआईपी में। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे, इसमें अभी 20 रुपए का काम होना बाकी है। क्या बोल रहा हूं? अभी इसको फिनिश गुड कंप्लीट होने में कितनी खर्चा बाकी है, 20 रुपए का खर्चा अभी होना बाकी है। तो बताओ सामने वाला, अगर मैं कहूं नहीं मैं नहीं कर रहा खर्चा, आप ले जाओ ऐसे ही अधूरा पेन, तो क्या सामने वाला मुझे पूरा 90 रुपए देगा, मतलब 100 रुपए देगा? नहीं सर, वो कहेगा ठीक है सर हम करा लेंगे बाहर से कनेक्शन, आप हमें अधूरा पेन दे दो। खुद सोचो ना कि डब्ल्यूआईपी की वैल्यू, एनआरवी कैसे निकालूंगा। मैं कहूंगा भाई मैं पेन एज इट इज दे रहा हूं, मैं इसमें नहीं कर रहा। तो 100 रुपए का पेन पूरा रेडी होके मिलता था, अभी 20 रुपए इसमें खर्चा करना बाकी है, तो सामने वाला मुझे कितना देगा, 80। कहेगा भाई ठीक है एक काम करो, 100 रेडी में मिल रहा है, अभी 20 रुपए होने बाकी हैं, तो 20 रुपए कम मैं दे दूंगा, मैं बाकी 20 रुपए का काम मैं करा लूंगा। तो इसका मतलब 80 रुपए माइनस 10 रुपए का कमीशन, 70 रुपए मेरी जेब में आएगा। मतलब सीधी सी बात है, जो भी फिनिश गुड की एनआरवी है उसमें हम माइनस कर देंगे जितना खर्चा अभी इसे कंप्लीट करने में होने वाला है। जैसे मेरे केस में 20 रुपए, मेरे केस में 20, तो अगर मैं बोल रहा हूं 100 रुपए बिकता था फिनिश गुड, 10 रुपए का कमीशन था, तो 90 रुपए फिनिश गुड की वैल्यूएशन थी, जिसमें से 20 रुपए अभी और होने वाला बाकी है। तो सामने वाला डब्ल्यूआईपी के नाम पे मेरे को कितना देगा, 70। दैट मींस एनआरवी फिनिश गुड की निकाली, उसी से ही निकल जाएगी किसकी, डब्ल्यूआईपी की। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब थोड़ी सी एएस के हिसाब से बात कर लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत क्लास में बात करी थी कि सर सेलिंग प्राइस जो होता है वो कैसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमें कंपनी का कोई लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा, कोई कंपनी की अभी अभी रिसेंटली सेल हुई है वो देखना पड़ेगा, या फिर अनुमान लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए। मतलब पॉइंट इज हमारे पास सेलिंग प्राइस का कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। पर ये सारी थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल एग्जाम के ओरिएंटेड से एनआरवी आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप बोलोगे, मेरे बच्चे कमेंट कर देना, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे क्वेश्चंस भी करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको प्रैक्टिस कराने में। बट आप रिस्पॉन्स करोगे तो मैं काम करूंगा, वरना फिर नहीं करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स मैं अभी मैं आपको सारे ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब पॉइंट ये है कि जब हम फिनिश गुड या डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन करेंगे, कॉस्ट एनआरवी, अभी कॉस्ट की बात करनी बाकी है, एनआरवी हमने क्लियर कर लिया। अब कॉस्ट एनआरवी विच एवर लोअर, तो सर जी यहाँ क्वेश्चन आता है कि दो तरीके से। मान लो मेरी कंपनी के 3 प्रोडक्ट है, मैं पेन भी बनाता हूँ, मैं चार्जर भी बनाता हूँ, और मान लो मैं चश्मा मैं गॉगल्स भी बनाता हूँ। ठीक है, मैं स्पेक्स भी बनाता हूँ। अब पॉइंट ये कि मैं 3 प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो इनकी कॉस्ट अलग है, चार्जर की कॉस्ट अलग है, और स्पेक्स की कॉस्ट अलग है, और सबकी एनआरवी भी अलग अलग है। तो मेरे पास जब ईयर एंड हुआ तो मेरे पास मान लो 500 पेन बच गए, 100 चार्जर बच गए, और 1000 स्पेक्स बच गए। अब मैंने इन सब की क्या करना है, वैल्यूएशन करनी है, अलग अलग वैल्यूएशन करनी है। अब पॉइंट ये है कि क्या मैं आइटम बाय आइटम करूंगा, या ग्लोबल बेसिस पे सबकी एक बार में कॉस्ट निकालता हूं, सबकी एक बार में एनआरवी निकालता हूं, और विच एवर इज लोअर ले लेता हूं। तो आंसर AS2 कहता है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक को जो वैल्यू करना है मेरे बच्चे, जो वैल्यू करना है वो आपको करना है, शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी ऑन द बेसिस ऑफ, हाईलाइट करो, ऑन द बेसिस ऑफ आइटम बाय आइटम, नॉट ग्लोबल। मतलब टोटल बेस में नहीं करना है आपको। मार्कर सॉरी पेन का कॉस्ट एनआरवी अलग करना पड़ेगा, सर जी चार्जर का अलग करना पड़ेगा, और स्पेक्स का अलग करना पड़ेगा। हाँ, स्पेक्स में जितनी कैटेगरी होंगी, मान लो 100 पेन 100 स्पेक्स हैं, तो 100 इंटू एक बार में कॉस्ट, 100 इंटू एनआरवी। ऐसे ही मान लो यहाँ 500 चार्जर हैं, तो 500 इंटू इनकी कॉस्ट, 500 इंटू इनके एनआरवी। तो ये आइटम बाय आइटम एक बार में कर सकता हूं, बट एक साथ सबको नहीं कर सकता, ग्लोबल अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इस पर भी हमारी बुक में क्वेश्चंस हैं भर भर के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन आता है, सर जी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब आता है एनआरवी तो सीख लिया, एंड कॉस्ट एनआरवी आइटम बाय आइटम कर भी लिया। नाउ सर जी AS2 के हिसाब से कंपनी कॉस्ट कैसे निकालेगी अपने प्रोडक्ट की, इसके लिए आपको कॉस्टिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट हमारा AS कहता है सर जी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए, किसी भी फिनिश गुड की प्रोस कॉस्ट निकालने के लिए आपको 3 मेथड दिए जा रहे हैं मेरे लाल। पहला स्टैंडर्ड कॉस्ट, दूसरा रिटेल कॉस्ट, और तीसरा कंप्यूटेड कॉस्ट। एक एक करके बात करता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है सर जी, आप जब कॉस्टिंग पढ़ोगे तो वहां पे एक चैप्टर आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब सर जी हमारा काम नहीं है, मेरा AS कहता है सर जी CA साहब ये आपका काम नहीं है, इसके लिए एक्सपर्ट बैठे हैं CMA साहब, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिनका मेन काम ही क्या क्या कॉस्ट निकालना। तो सर जी उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ो, और वो आपको हर एक प्रोडक्ट का, हर एक यूनिट फिनिश गुड के का स्टैंडर्ड प्राइस दे देंगे, डिटरमाइन स्टैंडर्ड प्राइस की इसको बनाने में इतनी लागत लाती है। बस वही आपके लिए कॉस्ट है। मतलब दिमाग की बत्ती करो बंद, और क्वेश्चन में एक्सपर्ट के पास जाओ, और एक्सपर्ट आपको कॉस्ट बता देगा, खत्म। क्लियर है। तो ये हमारे लिए थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल पॉइंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बेकार है, कि मेरे लिए स्टैंडर्ड का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मेथड आता है रिटेल मेथड। दूसरा क्या आता है, रिटेल। रिटेल वहां होता है जहां पे मैं सामान बनाता नहीं हूं, इसे सुनते हैं रिटेलर। रिटेलर का मतलब क्या है, मैं पेन नहीं बनाता सर जी, मैं कंपनी बनाती है पेन, मेरा काम तो ये मैं उससे खरीदता हूं और आगे बेचता हूं। मतलब कोई और कंपनी बनाती है, मेरी कंपनी नहीं बनाती, मेरी कंपनी इसे रिटेल करती है। रिटेल का मतलब क्या है, वो खरीदते हैं, मान लो 100 रुपए का पेन खरीदते हैं, और आगे मार्केट में 110 का बेचते हैं, और हम 10 रुपए मुनाफा कमाते हैं, और हम सुकून से जीते हैं। मतलब हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना नहीं है। तो हमारा काम क्या है, हम पेन जैसे और भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, और सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उस खरीदने में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, और फिर उसको आगे बेच देते हैं। ना परचेज का ना बनाने का लफड़ा, ना बेचने का। मतलब सिंपल है, परचेज किया, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, और कर दिया सेल। क्लियर है। अब इन कंपनीज का जब भी रिटेल कॉस्ट होता है, तो ये फिनिश गुड कैसे निकालेंगे। तो सर जी इनके लिए हम बचपन यूज करते हैं। बचपन मेरे बच्चों, बचपन आपने पढ़ा होगा सर जी, वहां पे आप कहते हो स्टेप नंबर 1, हम यहां पे क्या करते हैं, हम कहते हैं सबसे पहले निकालेंगे COGS। सर देखा देखा लग रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब सर जी सामान बेचने की कॉस्ट, लागत, उसे निकालने का सिंपल तरीका है, आपने जितने प्रोडक्ट बेचे, अब हर प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग है, हर प्रोडक्ट का कुछ अलग है, मुझे लेना देना नहीं है। आपने जितने का इस साल सामान बेचा, उसमें से माइनस कर दो एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ जीपी। क्योंकि आपका सीन पक्का है, रिटेल में ना जनरली क्या होता है, कंपनी अपना मार्जिन फिक्स कर लेती है कि भैया हमें प्रोडक्ट कोई सा भी हो, हम 20% कमाएंगे, दैट्स इट।
तो आपने जितना भी सामान बेचा है उसमें उसकी 20% प्रॉफिट हटा दो, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। और फिर उस सीओजीएस का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्या? क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर यहाँ सीओजीएस का, अरे ये वाला फॉर्म लगाओ ना, जैसे मैंने बोला कि सीओजीएस का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या हो गया? सीओजीएस का फॉर्मूला हो गया सर जी ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आओ तो सीओजीएस अपने आप इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला उसी से ड्राइव हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका क्या है कि सर जी ओपनिंग प्लस परचेज, जो सामान ओपनिंग में था प्लस जो खरीदा प्लस जो अगर कुछ खर्चा वर्चा किया डायरेक्टली, तो ये आगे टोटल कॉस्ट, इस टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दो जो सामान बिक गया, तो अपने आप जो बचा होगा उसकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से यहां तक बात क्लियर है और मुझे नहीं लगता इसमें मुझे बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है। सर जी ये बचपन वाला फॉर्मूला है। अब आते हैं मेन फॉर्मूले पे। जल्दी बताओ, कॉस्ट निकालने के कितने तरीके? 3। पहला स्टैंडर्ड, जहां अगेन दिमाग लगाना नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंट अपना रेट देगा और हमें यूज कर लेना है। दूसरा रिटेल, अगेन दिमाग नहीं लगाना, ये फॉर्मूला तभी लग पाएगा जब मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मेरी कंपनी रिटेलिंग कंपनी, मेरी कंपनी सामान नहीं बना रही, सिर्फ खरीद रही है और बेच रही है। तो उसने जितने का बेचा है, जितने की सेल करी है, उसमें से प्रॉफिट हटा दो, अपने आप सीओजीएस आ जाएगी और सीओजीएस की मदद से क्या निकाल दो? क्लोजिंग स्टॉक। खत्म। नाउ कंप्यूटेड कॉस्ट क्या है? ये उन कंपनीज पे लगेगा जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब जिन जिन कंपनीज का सर ये ऐसे नहीं कि खरीदेंगे बेचेंगे, ये खुद बना रही हैं, तो ये अपनी कॉस्ट निकालेंगे कि हमें सामान बनाने में क्या लगा। अब ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट नहीं निकालेंगे, ये निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, कि हमने इस साल जितना भी सामान बनाया उस सामान को बनाने की कॉस्ट क्या लगी। तो वो कैसे निकालेंगे? 3 तरीके से कॉस्ट निकालेंगे सर जी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 कॉस्ट आती है। सबसे पहले आती है रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसे हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ऑफ कोर्स इस पे डिस्कशन लंबा चौड़ा क्लास में चलता है। सर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने जितना भी सामान कंज्यूम्ड करा है बनाने में, प्रोडक्शन में, तो कंजम्पशन कैसे निकलेगी? रॉ मटेरियल, जितना आपने खरीदा मेरे बच्चे, जितना आपने खरीदा प्लस कर देंगे उसमें ओपनिंग स्टॉक। मान लो मैंने इस साल 10,000 का रॉ मटेरियल, 10,000 यूनिट रॉ मटेरियल खरीदा, 2,000 मेरे पास पड़ा था, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12। 12 में से मैं कह रहा हूं 3 तो अभी भी पड़ा है, तो कंज्यूम्ड कितना हो गया बनाने में? 9,000। कितना हो गया? 9,000। मतलब रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस खर्चे वर्चे उनको लाने में और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ गई सर जी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि मैंने जितना भी इस बार सामान बनाया है उस सामान को बनाने में इतने का रॉ मटेरियल तो कंज्यूम खा गया मैं, तो वो सारी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बने। उसके बाद उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में फिनिश गुड में और क्या क्या खर्चे होते हैं? तो 2 खर्चे और होते हैं। एक होता है लेबर। सर जी खाली सामान लाने से काम बन जाएगा क्या? नहीं सर जी, लेबर की कॉस्ट लगेगी, तो लेबर कॉस्ट को ऐड कर देंगे, क्वेश्चन बताएगा। खर्च, फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे 2 हैं, एक वेरिएबल जो मेरे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के साथ वेरी कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, जो भी मेरे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के साथ वेरी कर रहे हैं, और एक फिक्स, जिनका मुझे मेरी मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्री में फिक्स हो रहे हैं, लाइक सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, सर जी ऑफिस का रेंट हो गया, ये हो गया। तो पॉइंट ये है कि वेरिएबल खर्चे क्या हो गए? मान लो जो भी वेरिएबल खर्चे हैं वो ऐड हो जाएंगे, जितने फिक्स खर्चे हैं वो ऐड हो जाएंगे। और तीसरा, अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक खर्चा किया है उसको प्रोडक्शन को करने के लिए, मान लो कोई नई डिजाइनिंग करी है, नए तरीके से पैकिंग करी है, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा किया है, तो वो भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो आपकी आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, आप इसे कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हो। इस कॉस्टिंग को आप जब पढ़ते हो तो कॉस्ट शीट, वहां पे एक चैप्टर बनाते हो और कॉस्ट शीट में आप निकालते हो फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, वही निकालनी यहाँ पे। इसके बाद कुछ खर्चे और होते हैं बट उनका मुझे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद लेना देना नहीं है। याद रखने वाली बात दोबारा बोलो बेटा, कॉस्ट निकालने के कितने तरीके हैं? 3। कॉस्ट निकालने के कितने तरीके हैं? 3। पहला स्टैंडर्ड, दूसरा रिटेल और तीसरा कंप्यूटेड। स्टैंडर्ड कब लगेगा? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, भैया एक्सपर्ट दे देगा, बात खत्म। रिटेल कब लगेगा? जब मेरा बिजनेस सामान खरीदता है और बेचता है, बनाता नहीं है। ठीक है, तो वहां पे प्रॉफिट की मदद से निकाल देंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मेरा बनाने का बिजनेस है, तो फिर क्या लगेगा? कंप्यूटेड। कंप्यूटेड कॉस्ट में आपको कॉस्ट कितने तरीके से निकालनी है? 3। सबसे पहले आपको मटेरियल कॉस्ट देखनी है कि भैया मेरा मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ, फिर उसके लेबर ऐड करनी है, फिर उसके बाद आपको अपने ओवरहेड ऐड करने हैं, फैक्ट्री के खर्चे ऐड करने हैं। फैक्ट्री के खर्चे 2 तरीके के हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल। वेरिएबल क्वेश्चन देगा, फिक्स में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। बाकी अगर कोई और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्वेश्चन ने बताइए कि हाँ ये भी स्पेसिफिक डिजाइनिंग कॉस्ट वगैरह, पैकिंग कॉस्ट वगैरह हो रही है, तो वो भी ऐड कर देंगे। ये आ जाएगी मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट। और इस प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर मैं जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करें, मान लो 10 लाख यूनिट, 10 लाख की कॉस्ट आई है और मैंने इस साल 50,000 यूनिट बनाए। कितने बनाए? 50,000। तो एक
यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी कि भैया मेरे को इस साल बनाने में 1 यूनिट की कॉस्ट लगी। मान लो 10 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो 20 रुपए मेरी 1 यूनिट को बनाने की कॉस्ट आई। और इस कॉस्ट को मैं कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कि भैया मेरे को 20 रुपए की कॉस्ट है और मेरे पास अभी तक 5000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 5000 यूनिट मेरी फैक्ट्री पड़े हुए हैं फिनिश गुड। तो 5000 इंटू 20 मतलब 1 लाख की मेरी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है, 1 लाख की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है। क्लियर है मेरे बच्चे? बोलो हाँ या ना। बट ध्यान रखना, अब मैं छोटी सी बात करूंगा। सर जी, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप कॉस्ट निकालोगे तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं। क्या अजम्पशन ले रहा हूं? आराम सुनना, या मैं इसको बाद में बात करता हूं, जैसे अजम्पशन कर ही लेता हूं। सर जी मैं हमेशा 2 अजम्पशन लूंगा। वो अजम्पशन ये है कि हमारी कंपनी जो फॉलो कर रही है बेटा, वो कौन सा मेथड फॉलो कर रही है? फीफो। क्या फॉलो कर रही है? फीफो। मतलब सर जी हमने जो भी सामान इस साल, देखो 3 तरीके का सामान होगा, एक ओपनिंग स्टॉक होगा, एक आपका प्रोड्यूस होगा जो आपने प्रोड्यूस करा, और इनमें से बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। इनमें से क्या बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब मेरी जो एज पर AS2 है वो 2 ही मेथड है, फीफो या वेटेड एवरेज। कहता है भाई साहब आप जो वैल्यूएशन करोगे वो 2 ही तरीके से करोगे, फीफो और वेटेड एवरेज। अलग से डिस्कशन करूंगा बट अभी बात सुना। अब मतलब क्या है, मान लो मेरी कंपनी के पास 3000 यूनिट ओपनिंग में थे और मेरी कंपनी ने 50,000 यूनिट इस साल बनाए। ठीक है, 50,000 यूनिट इस साल बनाए। ठीक है, पक्की बात। और अब मेरे पास क्लोजिंग में कितने पड़े हैं? मान लो 2000 यूनिट। क्लोजिंग में कितने पड़े हैं? 2000। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2000 कौन से वाले हैं? 2000 कौन से वाले हैं? मतलब क्या ये ओपनिंग वाले हैं, क्या ये प्रोडक्शन वाले हैं? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम हमेशा लगाएंगे फीफो। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो ओपनिंग वाला सामान है हम हमेशा मान लेंगे वो बिक चुका होगा, तो इसका मतलब जो मेरा क्लोजिंग बचा होगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आया पहले गया। तो जो ओपनिंग है उसे पहले बेच दिया होगा, फिर प्रोडक्शन वाला बेच रहे होंगे और प्रोडक्शन में से ही क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। मतलब मुझे ओपनिंग का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मैं प्रोडक्शन कॉस्ट निकालूंगा, प्रोडक्शन कॉस्ट के यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी और उसे क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई, बात खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि नहीं 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 आपको फीफो नहीं लगाना, वेटेड एवरेज लगाना है, तो क्या करेंगे? वेटेड एवरेज का मतलब है कि भैया ओपनिंग और प्रोडक्शन, इस बार मुझे नहीं हिसाब किताब कि पहले आया। सपोज सोच के देखो, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल डालते हैं, कुछ ओपनिंग में भी पड़ा है और कुछ इस साल डाला है। अब जो बच गया आप डुबकी लगा के तैर के दिखाओ ना उसमें से कौन सा ओपनिंग और कौन सा बच गया, कौन सा हमने इस साल डाला है। नहीं, उसमें नहीं पता लगा सकता कि मेरा ओपनिंग गया या परचेज गया, प्रोडक्शन गया। तो उस केस में हमारा लगेगा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि कुछ ओपनिंग और प्रोडक्शन, जो भी ओपनिंग और प्रोडक्शन है उनका एवरेज कर लो। तो एवरेज कैसे करेंगे? एवरेज करेंगे मतलब फिर हम ये ना मानेंगे ओपनिंग, ना मानेंगे क्लोजिंग, हम मानेंगे दोनों का मिक्स। तो कैसे करेंगे? जितनी भी ओपनिंग कॉस्ट है, जितनी भी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी वो प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, टोटल यूनिट। इसमें क्या क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस, ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस, तो आ जाएगी मेरी कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज नॉट फीफो, ये आ जाएगी वेटेड एवरेज पे। ये किसके बेसिस पे आ जाएगी? वेटेड एवरेज। और एक बार वेटेड एवरेज आ गई उसके बाद अपने क्लोजिंग स्टॉक के 2000 यूनिट से मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट आ जाएगी। तो 2 तरीके हैं आपको कॉस्ट निकालने के, एक फीफो और एक वेटेड एवरेज। जो अभी सिखाया मैंने वो फीफो है, मतलब आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करना है, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, उसको अपने क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करना, आ गई आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, और उसे एनआरवी से कंपेयर करके आप वैल्यूएशन कर दो। अगर आप बोल रहे हो नहीं 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 हमारी कंपनी के क्वेश्चन ने बोल वेटेड एवरेज निकालना है, तो वेटेड एवरेज निकालने का मतलब है ओपनिंग को भी लेके चलना है आपको साथ में। तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल 1 यूनिट की कॉस्ट, और फिर काम सेम। क्लियर है? गॉट इट? हाँ जी सर, बिल्कुल गॉट इट। अब आगे चलते हैं। AS2 कहता है सर जी आपको ये सारी कॉस्ट कभी भी AS के नाम पे नहीं लेनी। अब कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस आप कभी भी कॉस्ट में नहीं लोगे। स्टोरेज कॉस्ट देखो ये क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि कस्टमर इसका पैसा आपको नहीं देगा अलग से, तो आप इसे अपनी कॉस्ट में चार्ज नहीं करोगे। क्लास में अच्छे से डिस्कशन किया था, अभी बस क्विक रिवाइजन कर रहा हूँ। एबनॉर्मल मतलब वो लॉस जो हमारे गलती से हुआ, मतलब दैट इज जिसे मतलब हमारी गलती से हुआ, मतलब जिसे मैं अवॉइड कर सकता था। भैया जैसे 2 तरीके के लॉस होते हैं, एक नॉर्मल और एक अबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि सर जी जो मुझे पता होगा ही होगा, अगर मैं कपड़े बना रहा हूं तो कुछ तो कटिंग जाएगी जाएगी। क्लियर है? मैं अगर लकड़ी वुडन का फर्नीचर बना रहा हूं तो कुछ तो लकड़ियां बर्बाद होंगी, विच इज नॉर्मल। लेकिन मैंने गलत काट दिया,
मैंने गलत कपड़ा काट दिया, मैंने गलत लकड़ी काट दी, तो उसकी वजह से जो लॉस हुआ विच इज एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या मेरी गलती से कोई भी लॉस हुआ, तो वो क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। अब अगर आपकी गलती से हुआ तो कस्टमर उसका पैसा नहीं देगा। आपने सामान नहीं बेच पाए, आप स्टोर करके बैठे और स्टोरेज का खर्चा हो रहा है, कस्टमर नहीं पे करेगा। आपके पास पैसा नहीं था, आपने फाइनेंस लिया है, सर जी इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप डिवेंचर से पैसा उठाया, लोन से पैसा उठाया, ब्याज दे रहे हो, आपको कस्टमर पे नहीं करेगा। ऑफिस के खर्चा आपका कस्टमर नहीं पे करेगा, बेचने पे आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कस्टमर पे नहीं करेगा, आपकी कंपनी का इनकम टैक्स पेनल्टी वगैरह कस्टमर पे नहीं करेगा। तो ये कभी भी आपके प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, खत्म। क्लियर। आगे चलो सर, फिक्स ओवरहेड पे बाद में आता हूं। मिसलेनियस पॉइंट में देखो मैंने बात कर ली है कि सर जी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट को निकालने के कैसे आइडेंटिफाई है। अगर आप फिनिश गुड को अलग ही सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब मान लो आपका फर्नीचर का बिजनेस है और आप जो सोफा या बेड बनाते हो वो हर कस्टमर क्लाइंट के हिसाब से बनाते हो। कस्टमर आता है, आप डिजाइन दिखाते हो और डिजाइन देख के वो पसंद करके जाता है और आप उसी बनाते हो। क्लियर है। आप कोई सिमिलर नहीं बनाते हो। तो आपके पास मान लो इस साल आपने 50 बेड बनाए, जिस 50 में से 40 बिक गए, 10 पड़े हुए हैं और 10 की डिजाइन अलग अलग है, तो क्या फिर आप फीफो वेटेड एवरेज लगाओगे? नहीं, फिर वो अलग अलग सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहा है, किसी में ज्यादा मटेरियल लगाए, किसी में कम लगाए, किसी में ज्यादा टेक्निकल काम है, किसी में नहीं है, तो आपको उसके हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा। फिर आप वहां ना फीफो लगाओगे, वेटेड एवरेज लगाओगे, आप सिंपल एक एक बेड को उठाओगे और एक एक बेड की अलग अलग कॉस्ट निकाल के काम करोगे। दैट मीन्स अगर आपका फिनिश गुड और रॉ मटेरियल जो भी है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, अलग अलग ढूंढ सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, तो हम उसे कैन नॉट इंटरचेंजेबली यूज, मतलब एक की जगह दूसरे को बेच नहीं सकते। तो उस केस में आपको स्पेसिफिक कॉस्ट खुद से निकालनी पड़ेगी, वहां कोई फीफो और वेटेड एवरेज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका सामान सेम है, मान लो आप चेयर बनाते हो पर सारी सेम बनाते हो, क्लियर है, सोफे बनाते हो सब सेम डिजाइन के बनाते हो, तो उस केस में आपके पास जो भी बचा होगा उसमें आपको या तो फीफो लगाना पड़ेगा या वेटेड एवरेज। इसमें मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अगर फीफो है तो हम ये मान के चलेंगे ओपनिंग बिक गया, जो बचा है वो प्रोडक्शन है या परचेज है, और अगर आपका वेटेड एवरेज है तो आपको प्रोडक्शन तो लेना ही पड़ेगा, परचेज तो लेना ही पड़ेगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट भी करनी पड़ेगी। पहले बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है। अब आखिरी पॉइंट कॉस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं बेटा। कॉस्ट में देखो हमने बात करी थी डायरेक्ट मटेरियल का कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन आपको बता देगा, वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन बता देगा। फिक्स ओवरहेड में थोड़ी बात है। अब फिक्स ओवरहेड का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, देखो क्लास में हम बात क्या करते हैं, जब भी फिक्स ओवरहेड की बात करते हैं तो हमारा ना फिक्स ओवरहेड ऐसा खर्चा है जो मेरे प्रोडक्शन के साथ नहीं हो रहा, पहले से ही हो गया। ठीक है, मान लो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो जितने बच्चे आएंगे उतनों पे मेरी बुक की कॉस्ट होगी, तो विच इज वेरिएबल। तो मुझे पता है भैया मैंने इस साल 50,000 बनाया तो 50,000 बुक प्रिंट करनी पड़ेंगी, मैंने 10,000 बच्चे पढ़ाए तो 10,000 बुक प्रिंट करनी पड़ेंगी। बट व्हाट अबाउट मेरे ऑफिस, मेरी 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 ऑडिटोरियम का रेंट, व्हाट अबाउट मेरी अकेडमी का रेंट, क्लियर, वहां के एम्प्लॉय की सैलरी, सर जी उनका तो लेना देना नहीं है ना बच्चों से। सर एक बच्चा है चाहे 10,000 बच्चा है चाहे 50,000, रेंट सेम रहने वाला है। क्लियर है। तो अब रेंट को मैं कैसे डिवाइड करूंगा प्रोडक्शन में, क्या हमेशा उठाऊंगा और सारे चार्ज कर दूंगा? नहीं, हमारा AS2 कहता है, हमारी कॉस्टिंग कहती है कि जो भी फिक्स खर्चा है, ठीक है, जो भी रेंट है, हम उसे एक्चुअल बेस पे नहीं डिवाइड करेंगे, हम डिपेंड करेंगे कि पहले नॉर्मल प्रोडक्शन हमारा क्या है, नॉर्मल कैपेसिटी क्या है। मान लो मेरी कंपनी का मैं यहां पे कुछ एग्जांपल भी लेता हूं। मान लो मेरी कंपनी का फिक्स ओवरहेड है 10 लाख, क्लियर है, रेंट वेंट सैलरी वैलरी मिला के मुझे 10 लाख इस साल का खर्चा है। अब एक्चुअल कितना होगा मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं मुझे लगता है मैं नॉर्मल जो बनाता हूं कि ऑन एन एवरेज नॉर्मल कैपेसिटी या नॉर्मल प्रोडक्शन जो है मेरी वो है 20,000 यूनिट। कितना है? 20,000 कि मैं 20,000 तो बना दूंगा। मतलब मेरे लिए यहाँ पे एक रिकवरेबल रेट आ जाएगा कि मैं हर प्रोडक्ट पे एटलीस्ट कितना रिकवर करूंगा। सर 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 बोले तो 50 रुपए पर यूनिट, 50 रुपए पर यूनिट, दिस इज रिकवर्ड रेट। क्लियर है। तो इसका मतलब है नॉर्मल प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे निकलेगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल 20 रुपए। बट दिक्कत यहां पे ये, अब आप जब उसे एक्चुअल में प्रोडक्शन करोगे तो एक्चुअल नॉर्मल से 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है कि एक्चुअल नॉर्मल के बराबर है, जितना हमने सोचा था नॉर्मल, मतलब जितना हमने सोचा था एक्चुअल में भी उतना ही प्रोडक्शन हो, उतने ही बच्चे आए, या उससे कम बच्चे आए, या उससे ज्यादा आए। क्लियर है। अब वो कहता है सर जी प्रूडेंस, अगेन AS2 कहता है प्रूडेंस, मतलब आप कॉस्ट को 10 लाख से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने सोच लिया कि भैया हर स्टूडेंट से 50 रुपए चार्ज करूंगा, तो आपके पास 3 है कि मान लो आपके 20,000 स्टूडेंट ही आए, 20,000 यूनिट ही बने, एक्चुअल में बने, आपने 20,000 यूनिट ही बनाए, या आपने बनाए जो वो 15,000 बनाए, या आपने जो बनाए वो आपने 25,000 बनाए। मतलब सोच के देखो कि ये एक तरह के स्टूडेंट हैं,
आपने सोचा था हर स्टूडेंट से मैं 50 रुपए चार्ज करूंगा फिक्स के नाम पे। अब एक्चुअल में बच्चे 20,000 आए या 15,000 आए या 25,000 आए, तो अगर 20,000 आए इंटू 20, तो आपने रिकवर कितना करा, सॉरी 50, तो आपने रिकवर करा एग्जैक्टली जितना खर्च हुआ उतना पूरा आपका रिकवर। ठीक है, तो ये आ गया रिकवर, ये रिकवर्ड आ गया। यहाँ पे आपने रिकवर्ड कितना किया, 15,000 इंटू 50, 15,000 इंटू 50 मतलब मेरे लिए हो गया ये 5 5 25 और 75, 75, 7,50,000 रिकवर्ड। और यहाँ पे रिकवर्ड कितना हो गया, 25,000 इंटू 50, 25,000 इंटू 50 और 5 5 25 मतलब बोले तो 12,50,000, 12,50,000 ये रिकवर्ड हो गया। अब मेरा एएस कहता है कि भाई आप उन खर्चों को यहाँ जो फिक्स ओवरहेड चार्ज करोगे, वो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं सिंपल, तो एक्चुअल और रिकवर्ड, एक्चुअल कितने 10 लाख और रिकवर्ड कितने हुए जो भी है, विच एवर इज लोअर चार्ज करोगे। मतलब अगर आपका एक्चुअल भी 10 लाख है और रिकवर्ड भी 10 लाख है तो रिकवर्ड हो जाएगा, कुछ भी करो तब तो सेम ही है। अगर एक्चुअल 10 लाख है लेकिन रिकवर हुआ 7.5 लाख, तो आप खर्चा रिकवर्ड चार्ज करोगे। और अगर आपका खर्चा 10 लाख है और आपका रिकवर्ड हुआ 12.5, तो भाई रिकवर्ड ज्यादा हुआ वो आप पीएनएल में इनकम डाल दो, पर आप कॉस्ट में कितना दिखाओगे, एक्चुअल बोले तो 10 लाख। मतलब मेरे लिए अगर मैं इस बोलूं तो एक्चुअल और रिकवर्ड, अगर मैं इसको एक कॉन्सेप्ट में बोलूं तो एक्चुअल और रिकवर्ड, एक्चुअल और रिकवर्ड विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। क्लियर है, कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। रिकवर्ड निकालने के लिए पहले आपको एक रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा और उससे अपने एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिकवर आ जाएगा कि इतना हमने रिकवर करा। अब रिकवर अगर ज्यादा है तो आप जितना आपका खर्चा हुआ उतना ही रिकहोगे, और अगर रिकवर्ड कम है तो आप वो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में डाल के चलोगे। क्लियर है, ये पॉइंट करना, इस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ता हूं मैं। और अब लास्ट बस आखिरी सांस है मेरे बच्चे, लॉस का कुछ मिसलेनियस पॉइंट बचा है। अगर आपके पास लॉस है तो दो तरीके का लॉस होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। बेटा नॉर्मल लॉस का आप कहीं भी कोई अकाउंटिंग नहीं करते, बस आपकी जो कॉस्ट है वो रिवाइज हो जाती है। मतलब आपका जो भी रॉ मटेरियल, ऑफकोर्स रॉ मटेरियल की यहाँ बात हो रही है, जो भी रॉ मटेरियल नॉर्मल लॉस में हुआ तो उससे जब आपने सामान खरीदा होगा तो उसमें आप बोलोगे कि जब मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूंगा, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि रॉ मटेरियल की जो भी कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है, तो वो परचेज कॉस्ट रिवाइज हो जाएगी। ये सर काम कहाँ आएगा, जैसे आप जब निकालोगे ना रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, तो आपने वहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा रॉ मटेरियल का, फिर आपने परचेज लिखा होगा तो परचेज टोटल में लिखा होगा, फिर आप क्या कर रहे होगे, माइनस कर रहे होगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक में फीफो लगाओगे। अब फीफो लगाने का मतलब है कि आप मानोगे ओपनिंग तो आपका कंज्यूम्ड हो गया, जो बचा है वो कहां से बचा है, परचेज से। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को मल्टीप्लाई करोगे परचेज प्राइस से, मल्टीप्लाई करोगे परचेज प्राइस से, तो वो परचेज प्राइस आपका नॉर्मल प्राइस नहीं होगा, वो आपका रिवाइज आएगा। अब रिवाइज कैसा आएगा, मान लो आपने 5 लाख का सामान खरीदा, कितने यूनिट के लिए, मान लो आपने 6,000 यूनिट के लिए, पर आपको पता है उसमें से 1,000 तो नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, तो आपके लिए फिर वो 6,000 यूनिट के लिए नहीं आया। फिर आप बोलोगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, 1,000 यूनिट पर कॉस्ट आई, ठीक है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1,000, मतलब जो भी अमाउंट आएगा उससे। मतलब सिंपल सी बात है कि रिवाइज में यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा या अलग से इस पे एक वीडियो बना दूंगा। पॉइंट ये कि आपका जितना भी एक्चुअल खर्चा है, एक्चुअल परचेज कॉस्ट है, आप उसे जितना, जैसे मैंने बोला कि 5 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है, ऐसे मान लो 5 लाख है और मैंने 10,000 यूनिट खरीदे थे, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई, 50, ये नॉर्मल प्राइस है। पर मुझे पता है 10,000 में से 2,000 तो हमारा नॉर्मल लॉस है, तो हमारे लिए फिर 10,000 इंपॉर्टेंट नहीं ना, फिर मैं बोलूंगा 5 लाख की कॉस्ट में डिवाइडेड बाय 10,000 नहीं, मेरे लिए जो यूनिट बचे 8,000, तो मेरी कॉस्ट बढ़ के जो भी हो जाएगी, दिस इज माई एक्चुअल रिवाइज कॉस्ट की भैया मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो नॉर्मल लॉस को कहीं दिखाते नहीं है, बस जो आपकी परचेज प्राइस है वो रिवाइज होके क्लोजिंग स्टॉक में नया रिवाइज प्राइस आएगी। हाँ, एबनॉर्मल लॉस को आप दिखाते हो एज अ पीएनएल, उसका हमारी कॉस्ट शीट से कोई लेना देना नहीं है। जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ है प्लस परचेज कॉस्ट, ऑफ कोर्स रिवाइज वाले लेके चलोगे, अगर आपके क्वेश्चन में रिवाइज है तो उसे आप पीएनएल में डेबिट कर दोगे, मतलब उसका आपके AS2 में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, बस उसे पीएनएल में डेबिट करेंगे अलग से एबनॉर्मल लॉस को दिखाते हुए पीएनएल अकाउंट में। लास्ट पॉइंट, अगर आपने प्रोडक्ट बनाए हैं और वो भी अदर देन मेन प्रोडक्ट, मतलब दैट इज आपने जो मेन प्रोडक्ट, मान लो मैं पेन बनाता हूं, लेकिन पेन बनाने के साथ साथ मेरे पास या तो कोई स्क्रैप बच गया या बाय प्रोडक्ट या मेरा जॉइंट प्रोडक्ट आ गए। मतलब बाय प्रोडक्ट स्क्रैप क्या है, मान लो मैं कहता हूं कि सपोज शुगर कैन से हम गन्ने का रस निकाल रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज जो गन्ना बच गया उससे मोलेसियस बनता है। क्लियर है, तो दिस इज स्क्रैप, दिस इज स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट। क्लियर है, जो मेरी इंटेंशन नहीं थी बनाने की बट वो निकल गया, बन गया,
ठीक है, स्क्रैप। तो उसका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्क्रैप का जो भी उस बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप की एनआरवी है, मतलब आपको जितना पैसा लगता है इससे मिल जाएगा, उससे आपके मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब उतना हम क्या कर देंगे, अपने मेन प्रोडक्शन की कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे, बोले तो कम कर देंगे। क्लियर है। तो मान लो मैंने बोला मैं पेन बना रहा हूं, बट इससे एक बाय प्रोडक्ट निकल गया, तो मैंने जितना इसको बनाने में, पेन बनाने में प्रोडक्शन करी होगी, उस प्रोडक्शन कॉस्ट में उस प्रोडक्शन कॉस्ट में से लास्ट में जो भी इसका बाय प्रोडक्ट है, उस बाय प्रोडक्ट की एनआरवी को माइनस कर दूंगा, तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने जितना खर्चा किया उसमें से कुछ तो वसूल ले रहा हूं मैं, जो मैं चाहता भी नहीं था, फिर भी वसूली हो गई, बस खत्म। जॉइंट प्रोडक्ट क्या है कि मान लो मैं एक ही प्रोसेस से मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं। जैसे कि आपने दूध को प्रोसेस किया, तो दूध से कई प्रोडक्ट निकल सकते हैं, दही भी निकल सकता है, और आपका पनीर भी बन सकता है, या आपका और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि सर आपने जो प्रोसेस किया वो जॉइंटली किया, और फिर एक मोमेंट आया जहां पे अब आपके पास वो चीजें अलग अलग हुई। एक प्रोसेस लगाया एक्स, उस पर खर्चा हुआ, और फिर जब एक्स खत्म हुआ तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे ए भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और बी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और आपने थोड़ा ए करा और थोड़ा बी करा। मतलब पहले एक कॉमन प्रोसेस चलाई जिसे हम बोलेंगे जॉइंट प्रोसेस, और फिर उस प्रोसेस के बाद आपके पास जो आउटपुट आया, उस आउटपुट में से कुछ आपने प्रोडक्ट ए बना दिया और कुछ आपने प्रोडक्ट बी बना दिया, तो इसे बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। अब पॉइंट ये, जॉइंट कॉस्ट किसका पार्ट बनेगा, प्रोडक्ट ए का बनेगा या प्रोडक्ट बी का? तो मेरा एएस कहता है कि सर जी आप जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर दोगे दोनों प्रोडक्ट के बीच में, मतलब प्रोडक्ट ए के और प्रोडक्ट बी के बीच में डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। एनआरवी मतलब जो भी मेरा प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बिकने वाला है। मान लो सपोज कि मेरी जॉइंट कॉस्ट आई है 20 लाख, मेरे बच्चे मेरी जॉइंट कॉस्ट है 20 लाख, मतलब हमारे को जो जॉइंट प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट लगी वो लगी 20 लाख। अब जॉइंट कॉस्ट के बाद मेरे दो प्रोडक्ट निकले, एक निकला प्रोडक्ट ए और एक निकला प्रोडक्ट बी, और मैंने कहा प्रोडक्ट ए की जो क्वांटिटी निकली वो निकली मान लो 1000 क्वांटिटी, और बी की जो निकली वो निकली 5000 क्वांटिटी। और मैं कह रहा हूं अगर मैं इन्हें बेचूं तो इनकी एनआरवी इसकी बिकेगी मान लो 50 रुपए में, और इसकी एनआरवी बिकेगी मान लो कितने में, 20 रुपए में। क्लियर है। तो अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मतलब ये मुझे कमा के देने वाला है 1000 इंटू 50 बोले तो 50,000 रुपए, और इसकी बात करूं तो ये मुझे कमा के देने वाला है 500 इंटू 20 बोले तो 1 लाख रुपए। तो मेरे लिए 10 लाख किसकी कॉस्ट होगी, तो मैं 20 लाख को डिवाइड कर दूंगा 1:2 रेशियो में, मतलब कहीं ना कहीं मैं 1/3 और 2/3 डिवाइड करूंगा, तो 1/3 कॉस्ट किसकी हो जाएगी, प्रोडक्ट ए की, और 2/3 कॉस्ट किसकी हो जाएगी, प्रोडक्ट बी की। क्लियर है। और अगर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी है तो पहले 20 लाख में से इसकी एनआरवी माइनस कर दूंगा बाय प्रोडक्ट की, तो नेट जो कॉस्ट आएगी उसको डिवाइड करूंगा। क्लास में इस पे एक क्वेश्चन मैंने कराया था। लास्ट खत्म हमारा ये डिस्क्लोजर मांगता है। डिस्क्लोजर में कुछ छोटी मोटी बातें आपको डिस्क्लोज करनी होती है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन क्या हुई है, आपने कौन सा मेथड लगाया, स्टैंडर्ड, रिटेल, कंप्यूटेड, और आपने कौन सा वैल्यूएशन किया है फीफो और वेटेड एवरेज वगैरह पे। बाकी आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बतानी पड़ती है कि रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी का था, क्या वैल्यू थी, डब्ल्यूआईपी कितना है, फिनिश गुड कितना है, सारा आपको बताना पड़ता है। क्लियर है। तो यहां पे खत्म हो जाता है मेरा पूरा एएस। सर जी पूरा एएस2 खत्म। क्लियर है। होप आपको ये AS2 की सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। और अगर ऑफ कोर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, और कहीं ना कहीं हम लोग आगे इसी एएस के बाद अगले एएस पे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एएस कराना है तो मुझे कमेंट कर देना, वरना हम अगला एएस बढ़ाएंगे AS4, और इसके क्वेश्चंस वगैरह आप पे डिपेंड करेंगे। अगर आपको करने का मन करेगा तो मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में करा दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चा, हैव अ गुड डे, टेक केयर।